तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सबका परफेक्ट वर्ल्ड के एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, मेरा कल एग्ज़ाम है सुबह 8 से 11 बजे, तो इस वजह से कल का वीडियो थोड़ा लेट हो सकता है। और हो सके तो कल एक वीडियो आएगा, आप 45 मिनट का या फिर आधे घंटे के ही, तो इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते हम लोग। और कल से डैन वर्ल्ड डिफाइंग डैन गॉड के एपिसोड्स आना भी स्टार्ट हो जाएंगे। हम लोग उसके नोवेल को शुरू के चैप्टर से एक्सप्लेन करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बीच में कई सारे चैप्टर्स को, इंटरेस्टिंग पार्ट्स को कट किया गया है एनिमेशन में, तो इस वजह से हम लोग स्टार्टिंग से उसके एपिसोड्स को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं परफेक्ट वर्ल्ड की वीडियो को। पिछले एपिसोड में हमने देखा था ग्रेट स्कारलेट पास्ट डिस्ट्रॉय हो चुका था, फॉरेन क्रिएचर्स आ चुके थे, सब कुछ तबाही के कगार पे था। सिर्फ और सिर्फ खून, लाशें और एक डर कि वो आ चुके हैं इतनी जल्दी। सभी वॉरशिप्स बैटलफील्ड में पहुंच चुके थे। तो इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। जिन लोगों ने अभी तक पिछला एपिसोड नहीं देखा है, जाकर पिछले एपिसोड देख लें। इस बैकग्राउंड वॉइस थोड़ा सा हो सकता है, तो उसे एडजस्ट कर लीजिएगा। ग्रेट स्कारलेट फैक्ट स्काई का वो शहर जो कभी एंशियंट लोगों के रिमेनिंग से बनाया गया था, आज पूरी तरह से मिट चुका था। लाखों लोग मारे गए थे। 1 लाख लीटर तक, 1 लाख किलोमीटर तक फैला बैटलफील्ड, सिर्फ खून, हड्डियों और बिखरे मांस के टुकड़े नजर आ रहे थे। इतना भयानक तबाही देखने वाली की रूह कांप उठे। इसलिए जो कल्टीवेटर्स बैटलफील्ड में पहुंच चुके थे, उनका खून उबल रहा था। कोई सिर्फ एक ही बात सोच रहा था, बदला लेना है। कोई चिल्ला रहा था, मारो। और उसी पल सभी क्लैंस के सिंबल्स एक साथ चमक उठे। हजारों एंशिएंट वॉरशिप्स पावर से भरी हुई, ये थे दुनिया के सबसे पावरफुल ब्लड लाइन्स के सिंबल्स। एक साथ एक्टिवेट होते ही पूरा आसमान वॉइड तक कांप उठा। किसी ने हार न मानने की सोची भी नहीं थी। सब जानते थे कि उनके सामने फॉरेन क्रीचर्स है, जो खुद को सबसे पावरफुल समझते हैं, पर मरना मंजूर है, झुकना नहीं। होंग आसमान से भर गया। डिवाइन लाइट फूट पड़ी, किलिंग और आसमान से सीधे चीर कर निकला। सभी क्लैंस के सिंबल जुड़कर एक पावरफुल फॉर्मेशन बनाते हैं, जो मानो दुनिया को भी खत्म करने की ताकत रखते हो। वॉइड तक फट गया था। ब्लैक लाइटनिंग क्रॉस हो रहे थे, जगह जगह रियलिटी फ्रैगमेंट्स टूट रहे थे। यह पावर सबको हैरान कर देने वाली थी। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि सभी क्लैंस के सिंबल एक साथ मिलकर इतना पावरफुल फॉर्मेशन बना सकते हैं। एल्डर खुश होकर चिल्लाते हैं, हाँ, ऐसे ही लड़ना है सबको। लेकिन तभी उन सब की उम्मीदों पर एक फ्लैश हुई, लाइटनिंग फ्लैश हुई। ढहे हुए किले के नीचे काले अंधेरे से एक ठंडी बेरहम आवाज आई। नीच लोग, चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, हकीकत नहीं बदल सकते। तुम कमजोर हो। और फिर ये आवाज गूंजते ही अंधेरे से एक काला विशाल ब्लैक हैंड अपीयर हुआ। उस पर काले स्केल थे और उस हैंड से सिर्फ डेथ की स्मेल आ रही थी। उसने हाथ उठाकर सीधे उन 10,000 सिंबल्स की तरफ वॉर किया, हमला किया। बोंग! सिर्फ एक हमले में सभी सिंबल्स टूट के पहाड़ों की तरह अर्थ में बिखर गए। वॉरशिप्स का कंबाइंड पावर, सभी क्लैंस का यूनाइटेड फोर्स, सब कुछ एक पल में मिट गया। उसके सबके दिल दहल उठे। ये किस पावरफुल पर्सन की प्रेजेंस थी। मून्स तक कोलैप्स करने लगे। अरे यार, यहाँ कितने मून्स है भाई? हर सीन में मून्स भी कोलैप्स कर रहे हैं यार, थोड़ा बताओ भाई। एक पल में पूरा वर्ल्ड पॉज हो चुका था। हर वॉरियर के हार्ट में डर, निराशा और से भर गया। उनकी पूरी उम्मीद, उनका पूरा मनोबल सिर्फ एक अटैक में टूट गया। अंधेरे में से एक आवाज़ आई, तुम लोग अपने एंसेस्टर की तरह ही कमज़ोर हो।
इमॉर्टल एंशिएंट एरा के लोग भी यही सोचते थे कि वो बहुत पावरफुल है। फिर क्या हुआ, सबको मिटा दिया गया। उस इंसान के हर शब्द मानो एक एक तलवार की तरह थे, सीधे इनको उनके दिलों पर अटैक करते हुए। ये सिर्फ अटैक नहीं था, ये एक डिसरिस्पेक्ट थी, ऐसा अपमान जिनसे उनकी आत्मा तक हिल चुकी थी। सैकड़ों क्लैंस, हजारों वॉरियर्स, लाखों आर्मीज, लेकिन कोई आवाज़ नहीं। पूरा बैटलफील्ड मौत की तरह शांत हो गया था। हर किसी के मन में सिर्फ एक ही बात थी, हम कैसे लड़ेंगे इतने पावरफुल एनिमीज के खिलाफ। कई लोगों ने हथियार पकड़े हुए, उनके हाथ भी कांपने लगे, उनकी सारी हिम्मत ये सोचकर टूट रही थी हम तो उसके सामने कुछ नहीं। और तभी एक आवाज़ आई, अपने मन को शांत करो। एक शोर जिसने आसमान तक हिला दिया। ये ग्रेट एल्डर थे, उनकी आंखों में आग चल रही थी। वह आगे बढ़े और बोले, डर क्यों रहे हो, तुम्हें भी पता है अभी तक किससे लड़ रहे थे। सबने उनकी ओर देखा। ग्रेट एल्डर चिल्लाए। वो एक अनडाइंग क्रीचर था, ग्रेट एरा का एक अनमैचेबल बीइंग, इमॉर्टल एंशिएंट वॉर में लड़ने वाला मॉन्स्टर। उसकी आवाज़ सबको हिला दिया। अगर वह इतना पावरफुल था तो हम उससे मुकाबला कैसे कर पाएंगे। हमारी कंबाइंड फोर्स भी उसे नहीं रोक सकती। तभी सेक्रेड एकेडमी, इमॉर्टल एकेडमी और अन्य एल्डर्स ने भी यह बात दोहराई। भीड़ की आंखों में डर की जगह धीरे धीरे एक उम्मीद जलने लगी। अचानक डार्क एबिस से एक आवाज़ आई, अगर तुम्हें इतना ही भरोसा है तो चलो सबसे पहले तुम्हें ही मारता हूँ। ब्लैक हैंड वॉइड में उठा, इस बार सीधे ग्रेट एल्डर के गले की तरफ। सभी वॉर्स हिलने लगी। वॉइड तक ट्रम्बल कर रहा था, लेकिन ग्रेट एल्डर ने पीछे हटने से इनकार कर दिया। उन्होंने दहाड़ते हुए कहा, सब लोग गौर से देखो, ये है वो अनडाइंग जिसके नाम से तुम डरते हो। आज इसका यही अंत होगा। आसमान की ओर से सीधे काले हाथ का सामना करने के लिए। तभी वॉइड को चीरते हुए ग्रेट एल्डर आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल किसी डेथ की तरह, और चीख पड़े, ग्रेट एल्डर रुक जाइए। क्योंकि सबने अपनी आंखों से देखा था कि उस ब्लैक क्रीचर से टकराने का मतलब सीधी मौत है। इतनी ताकत किसी के पास नहीं थी कि सभी कंबाइन क्लैंस पावरफुल उसे छू तक नहीं पाए। सिहाऊ का दिल भी डर से भर गया, उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली। ग्रेट एल्डर मत जाइए, सभी ने कहा। हेवनली डायनेटी इंस्टीट्यूट के सभी लोगों के चेहरे पीले पड़ गए। ग्रेट एल्डर आज फिर गिर गए। ये दुनिया का सबसे बड़ा नुकसान होगा। अचानक डार्क एबिस से एक ब्लैक हैंड अपीयर हुआ, जिसने वॉइड तक को तोड़ दिया। पहाड़ बिखर गए, सन एंड मून तक फट गए। ये सीन इतना डरावना था कि लोगों ने की आंखों से आंसू निकलने लगे। ग्रेट एल्डर उस डिस्ट्रक्शन के सामने एक छोटे से बच्चे की तरह दिख रहे थे। फिर तभी पीछे नहीं हटे, एक डार्क आवाज गूंजी, तुम सब नीच लोग, तुम्हें मरना भी पड़ेगा। मेरे सामने तुम सब धूल के बराबर हो। फिर वह हाथ सीधे ग्रेट एल्डर पर लॉक हो गया। सिहाऊ चिल्ला उठा, ग्रेट एल्डर बचिए। लेकिन तभी एक आवाज़ है, वोंग। आसमान हिल गया, धरती ने चीख मारी। एक नॉर्मल सा माउंटेन काले हाथ और ग्रेट एल्डर के बीच आ गया। एंसेस्ट्रल ड्रैगन बगल, जब इसकी नोक चमकी मानो यूनिवर्स भी फट जाएगा। ब्लैक हैंड वहीं रुक गया। बोएंग। एंसेस्ट्रल हॉर्न ने उस ब्लैक हैंड को बीच से छेद दिया। ब्लैक हैंड के हाथों से खून बहने लगा। अंधेरे में एक आवाज गूंजी,
कीड़े, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे चोट पहुंचाई। तभी ग्रेट एल्डर ने पूरा पावर लगाकर उसके हाथों के 4 लॉस चमके और ट्रू ड्रैगन हॉर्न आकर बदलने लगा। एक पावरफुल ड्रैगन बन गया जो स्टार्स के बीच से निकलकर ब्लैक हैंड पर टूट पड़ा। ब्लैक हैंड से गरज कर कहा, ट्रू ड्रैगन, तुम तो कब के मर चुके थे। दोनों के टकराने से ही आसमान फट पड़ा। कुछ तारे टूट कर गिर गए, कई मिड एयर फट गए। इतिहास में कभी ऐसा मुठभेड़ नहीं देखा था। अंत ब्लैक ब्लड फिर बरसा, जमीन को झुलसाता हुआ। ग्रेट एल्डर यह देखकर पागल हो उठा। तुम्हारी हिम्मत, मैं तुम्हें पहले मारूंगा। ब्लैक हैंड फिर आसमान में उठा, इस बार सीधे ग्रेट एल्डर के गले की तरफ। आसमान काला पड़ गया, अर्थ फटने लगी। लोग डर से कांप रहे थे। लेकिन तभी बैंग, आसमान से एक स्क्रिप्चर खुला, एक पेंटिंग स्क्रोल, 10 रियल्म्स डायग्राम। जैसे ही एक होलीनेस फैली, मानो कोई इमॉर्टल किंग धरती पर आ चुका हो। जैसे ही ब्लैक हैंड नीचे आया, बूम, 10 रियल्म्स डायग्राम की ब्राइटनेस ने उस हैंड को रोक दिया और पीछे ढकेल दिया। भीड़ खुश होकर चिल्ला उठी, ये ग्रेट एल्डर ने कर दिखाया। ट्रू ड्रैगन हॉर्न ने फिर से हमला किया, ब्लैक हैंड को चीरते हुए। सभी क्लैंस जो निराश थे, अब एक उनकी आंखों में एक जज्बा दिख रहा था, ग्रेट एल्डर मार डालो उसे, एल्डर मार डालो उसे। सिर्फ यही आवाज़ें चारों तरफ गूंज रही थी। ग्रेट एल्डर मिड एयर में खड़े थे, 10 रियलम डायग्राम उनके पास था, ड्रैगन हॉर्न हाथ में लिए। ब्लैक क्रेचर की आंखें ठंडी हो गई। उसने ठंडे लहजे में कहा, तुम बस अपने एंसेस्टर्स के वेपन्स पर डिपेंड हो। तुम्हें कितनी देर बचा पाएंगे तुम्हारी एंसेस्टर के वेपन्स। लोगों की सांसें तक रुक गई। तभी ग्रेट एल्डर शांत स्वर में बोले, तुम मुझे मारना चाहते हो लेकिन ऐसा नहीं कर पा रहे क्योंकि तुम डरते हो। फिर उन्होंने दहाड़ कर कहा, अगर इस वर्ल्ड का इन्वायरमेंट टूटा ना होता, अगर इमॉर्टलिटी संभव होती, तो सिर्फ 10 साल में मैं तुम्हें एक हाथ से मार देता। ये सुनकर भीड़ हिल गई, लोगों के मन में आग जल उठी। तभी क्रीचर हंसते हुए बोलता है, इमॉर्टलिटी के बिना तुम सब सिर्फ और सिर्फ एंट्स के एक झुंड हो। ग्रेट एल्डर तभी बोलते हैं, आज नहीं तो कल इमॉर्टलिटी लौटेगी। तब हमारी आने वाली जनरेशन तुम जैसे मॉन्स्टर्स को ख़त्म कर देगी। भीड़ चिल्ला उठी, हम फॉरेन एनिमीज को मिटा देंगे। तभी ब्लैक क्रीचर गुर्राया, तुम्हें मौका नहीं मिलेगा, हम तुम्हारी पूरी नस्ल ख़त्म कर देंगे। ग्रेट एल्डर गुस्से में चीखते हुए बोला, अगर तुम इतने पावरफुल हो तो मिटा दो, क्योंकि तुम रियलम वॉर पार नहीं कर सकते। फॉरेन क्रीचर ठंडी हंसी हंसते हुए बोला, क्या मजाक है, तुम लोग इमॉर्टल असेंड करोगे, ये करने का तुम्हें मौका भी नहीं मिलेगा। तुम कभी भी हमारी बराबरी नहीं कर सकते। उसके असली चेहरे, उसकी असली बॉडी अभी भी बाउंड्री के पार नहीं कर सकता था। यही एक रीज़न था कि वो इस समय सिर्फ एक ब्लैक हैंड की मदद से अटैक कर रहा था। लोगों को ग्रेट एल्डर की बात अब पूरे यकीन से समझ आ गई। वो क्रीचर क्रॉस नहीं कर सकता, अभी भी पूरा समय नहीं आया। डार्क एबिस का गुस्सा फिर भी सबके दिलों में चल रहा था। फॉरेन एनिमीज सबको एंट्स कहकर बुला रहे थे। इमॉर्टल एकेडमी के एक एल्डर ने कहा, घबरा मत, ये वर्ल्ड उस क्रीचर को तबाह देगी। नेचुरल लॉस की साइक्लिफ उसे रोक रहे हैं, और जैसे जैसे 2 वर्ल्ड्स कनेक्ट होंगे, हमारी वर्ल्ड की असली पावर लौटेगी। एंशिएंट बुक्स में लिखा है, जब वर्ल्ड कनेक्ट होते हैं, इमॉर्टल एसेंस करते हैं, फिर भी सभी रास्ते खुल जाते हैं।
फॉरेन बीइंग फिर बोला, अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो अपने यंग जनरेशन भेजता हूँ जो अभी अनडाइंग भी नहीं बने हैं, देखते हैं कौन ज़्यादा पावरफुल है। ये सुनकर सब दंग रह गए। ग्रेट एल्डर मुस्कुराया, साफ है अब तुम यहाँ टिक नहीं पा रहे, तो टाइम बचाने की कोशिश कर रहे हो तुम। ब्लैक हैंड अचानक एबिस में गायब हो गया। अचानक एबिस फट पड़ा, ब्लैक मिस्ट उठी और उसमें से कई फिगर्स बाहर निकले। वे बिल्कुल डेमन गॉड्स जैसे दिख रहे थे। एक ग्रुप जिसकी प्रेजेंस से ही वॉइड तक टूट रही थी। एक यंगस्टर चिल्लाया, उसकी ऑरा इतनी भारी थी कि कई दूर खड़े खड़े ही बिखरने लगे। सेक्रेट एकेडमी, तीनों एकेडमीज के एल्डर्स ने डिवाइन माइट छोड़कर उन्हें रोकना शुरू किया। एबिस से आवाज़ आई, फिर यही तुम्हारी दुनिया के यंगस्टर्स हैं, देखो इनके और हमारे वर्ल्ड में क्या फ़र्क है। फॉरेंस क्रीचर्स ने आग की तरह एरोगेंट टोन में कहा, तुम लोग प्रिजनर्स हो। डिफेंस तो तुम्हारे एंसेस्टर हमारे पैरों में रगड़े थे, रेंगते थे, और कौन हिम्मत करता है हमसे लड़ने की। इस 9 हेवन 10 अर्थ के एक्सपर्ट्स गुस्से में भर गए। डिस्कशन शुरू हो गया। लड़ाई होनी चाहिए, पावर पता चलेगी सभी को। एक बड़ा क्रीचर ब्लैक मिस्ट से बाहर आया, 4 पैर खड़ा, बॉडी मैसिवनेस से भरी हुई। सेक्रेट एकेडमी के एक एल्डर चिल्लाए, तुम ऑर्डिनरी हो, हटो, कोई असली एक्सपर्ट्स को भेजो। फॉरेन क्रीचर गरजा, चाहते हो तुम्हारी क्लैन मिटा दूं? ग्रेट एल्डर ने जवाब दिया, तुम अकेले क्या कर लोगे? दम है तो असली फाइटर्स को भेजो जो पावरफुल हों। एबिस से जवाब आया, ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर चाहिए ना, मैं भेजता हूँ अपने यंगस्टर्स में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर्स को। मिस्ट फिर उठी, नए फाइटर्स आए। उनमें से एक ने कहा, मैंने 1 मिलियन साल कल्टीवेट किया है, कौन है जो मुझसे लड़ेगा? इस बार सेक्रेट एकेडमी की तरफ से एक छोटा फल लेकिन टेरिफाइंग एल्डर बाहर आते हुए आगे बढ़ा। लोग हैरान रह गए। जियान फेंग 1 मिलियन साल पहले का सुप्रीम जीनियस, वो ग्रेट एल्डर का डिसाइबल था। एक टाइम पर टॉप 2nd 3rd रैंक करता था। उसकी ब्लड एनर्जी इतनी पावरफुल थी कि स्टार्स उसे घेर रहे हों। एबिस की तरफ से ह्यूमनॉइड फिगर बाहर आया, उसके माथे पर 9 वर्टिकल आइज। उसने कहा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता तुम कौन हो, मैं तो बस तुम्हें मारने आया हूँ। जियान फेंग गरज कर बोला, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। दोनों आपस में भिड़ पड़े। उनकी ताकत से ही स्टार्स ट्रम्बल करने लगे। लेकिन 100 एक्सचेंजेस के बाद ही जियान फेंग पीछे हट पड़ा। उसके हाथ नोच कर फेंक दिया गया था। फॉरेन क्रीचर बोला, बस इतना ही? जियान फेंग के हाथ जियान फेंग ने अपने हाथ को रिजनरेट किया और लाइफ और डेथ फाइट शुरू की। लेकिन 50 मूव्स में ही उसकी आंखों की ब्राइटनेस डिम पड़ने लगी। उसके ब्रॉज में एक प्रिमोडियल स्पिरिट एसेस बन गया। वो मारा गया। सेक्रेट एकेडमी के ग्रेट एल्डर ने खून उगल दिया। पूरी दुनिया स्टंट रह गई। मिलियंस ऑफ एरा टॉप 3 जीनियस ऐसे ही मारे गए। फॉरेन क्रिएचर्स बोला, मैंने तुम्हारी टेक्निक की इस्तेमाल की, अपने डिवाइन आर्ट्स भी नहीं। और जियान फेंग की डेड बॉडी फेंक कर चला गया। उसने सिर्फ एक ही बात कही, डीट वो मेरे वर्ल्ड में अपनी जनरेशन में केवल 19th रैंक पर है। यह सुनकर पूरे वर्ल्ड में साइलेंस छा गया। एबिस से और एक आवाज़ आई, मैंने 5 लाख ईयर्स कल्टीवेट की है, कौन लड़ेगा? उसी दिन उसी समय 9 हेवन 10 अर्थ की तरफ से एक आवाज़ गूंजी, मैंने 20 साल कल्टीवेट किया है, कौन है जो मुझसे लड़े? बैटलफील्ड पर एक ही पल में 2 वॉइसेस गूंज उठी।
मानो बैटल अभी स्टार्ट होने वाला हो। डार्क एबिस से एक खतरनाक क्रिएचर बाहर कदम रखता है। उसके कदम पड़ने से जमीन तक कांपने लगी। उसका पूरा बॉडी ब्लैक स्मोक में ढका हुआ था, लेकिन उसके चारों ओर एक फेंट ब्लड लाइट रिंग घूम रही थी। ये नॉर्मल लाइट नहीं थी, ये ब्लड डिवाइन रिंग थी। एक ऐसा सिंबल जो सिर्फ वही हासिल करता है जो अनगिनत लाइफ एंड डेथ सिचुएशन से गुजरा हो। उसने सिर्फ लाशें बिछाई हो। दूसरी तरफ से 9 हेवन टर्नर्स के कैंप में सभी लोग उस आवाज़ को तरफ मुड़े। वह एक इमॉर्टल गोल्डन शिप खड़ी थी और उस पर सिर्फ एक यंग कल्टीवेटर खड़ा था, शी हाउ। सबकी नज़र उस पर पड़ी, लेकिन आवाज़ शी हाउ ने नहीं निकाली थी। अचानक शी हाउ के कंधे से एक थंडर जैसी आवाज़ आई। क्या घूर रहे हो? ये किंग यहाँ है। सब चौंक गए। ये आवाज़ एक बेहद छोटे क्रीचर की थी। वो था हेवनली हॉर्न्ड एंट, एक लिटिल लेकिन बेहद खतरनाक डिसेंट के साथ। उसके भीतर उन फॉरेन क्रीचर्स के लिए इतनी नफरत भरी थी क्योंकि ह्यू शुआंग ने उसके पूरी फैमिली मेम्बर्स को मार दिया था। ब्लैक एबिस की तरफ से एक ठंडी हंसी आई। हेवनली हॉर्न्ड एंट किंग कभी ख़त्म नहीं हुआ है। गोल्डन एंट चिल्लाया, हम कभी ख़त्म नहीं होंगे। एक दिन मैं खुद आकर तुम्हारी गर्दन काटूंगा। उसके बाद फॉरेन साइड से एक हंसी की आवाज़ आई। क्या इस तरफ कोई नहीं बचा जो एक इमेच्योर कीड़े को भेज रहे हो? गोल्डन एंट उछल कर बोला, मैं सिर्फ 20 साल कल्टीवेट किया है। कोई है जो मेरा मुकाबला कर सके? लेकिन सभी एल्डर्स ने मिलकर उससे रोक लिया। तभी ब्लैक एबिस के भीतर से एक आवाज़ गूंजी, क्या कोई है जो मुझसे भिड़ने की हिम्मत रखता हो? उसी समय इमॉर्टल एकेडमी से एक एल्डर बाहर निकले। धंसा हुआ चेहरा, बेहद कमज़ोर दिखने वाली बॉडी, लेकिन लोग पहचानते ही हैं उसे। हिल गए। चू सैनहे, 50,000 साल कल्टीवेट करने वाला यूथ। अरे यार 50,000 की 5 लाख, पता नहीं दोस्तों, ये समझ नहीं आ रहा। डैश 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 कर दिया है बस, ठीक है, समझ लेना इसको। वो अपने एरा में नंबर 1 था। ऐसा ग्रेट वॉरियर जो कभी माउंटेन्स तक को हिलाने का ऑरा रखता था, लेकिन एक रेस्ट्रिक्टेड लैंड के इंसिडेंट के उसे बीमार और कमज़ोर बना दिया। फिर भी एल्डर ने खुद लड़ने की इच्छा जताई। ब्लैक एबिस का क्रीचर धीरे धीरे आगे आया। उसके हर स्टेप के आगे लोगों के दिल कुचल रहे थे। कुछ लोग केवल फुट स्टेप सुनकर ही खून की उल्टी करने लगा। तभी चू सैनहे आगे बढ़े। एक ही झटके में उन्होंने वो डरावनी दबाव हटा दी। फिर शुरू हुई एक ग्रेट बैटल। हेवन एंड अर्थ को कांपने वाला। गैलेक्सी तक क्रैक कर रहे थे। मेटेओराइट्स चमकने लगे, ब्लैक लाइटनिंग पकड़े और खून की बारिश होने लगी। मानो हेवन खुद रो रहा हो। लगातार 200 मूव्स के बाद चू सैनहे का शरीर हिलने लगा और पीला पड़ गया। चेहरा पूरी तरह से खून बहने लगा। फॉरेन क्रीचर गरजा, अब इसे ख़त्म करते हैं। उसकी ब्लड कोलेड कलर्ड रिंग एक खून से बना हथियार बनकर फिर चू सैनहे को बांध लेती है। सब घबरा गए। क्या एक और ग्रेट वॉरियर मारा जाएगा? उसी समय चू सैनहे के शरीर से अचानक ब्लैक एंड वाइट लाइफ एंड डेथ लाइटनिंग निकलने लगी। उसे एक ही पल में रिस्ट्रिक्टेड लैंड ने प्राप्ति की थी। एक तेज फैंग की आवाज़ उसके ब्लड डिवाइन रिंग तोड़ दिए और अगले ही पल ब्लैक वाइट एनर्जी ने फॉरेन क्रीचर को पूरी तरह नीचे तक चीर कर टुकड़े टुकड़े कर दिए। लोग खुशी से चिल्ला उठे, हम जीत गए। लेकिन उन्होंने अगले ही पल चू सैनहे ज़मीन पर गिर पड़े, भारी खून बहाते हुए। ग्रेट एल्डर तुरंत बोले, उसे वापस ले जाओ। उसने अपनी बची खुची पूरी ब्लड एनर्जी वेस्ट कर दी है। ब्लैक एबिस से आवाज़ आई, हमारे 5 लाख साल पुराने वॉरियर्स
में जो युवावस्था में 11वें स्थान पर आता था, यूं ही मर गया। ये सुनकर 9 हेवन टेनर्स के वॉरियर्स का मन डूब गया, क्योंकि चू फानहे ने अपने एरा में नंबर 1 रैंक किया था, लेकिन फॉरेन फाइट के सिर्फ 11वें रैंक वाले को हराने में उन्होंने लगभग अपनी पूरी जान लगा दी। अचानक एबिस से एक आवाज़ गूंजी। एक मिडल एज फाइटर और एक यंग किंग बाहर निकले, तीनों अलग अलग एरा के टॉप फॉरेन किंग्स। फिर एक एल्डर हंसकर बोला, एक लड़ाई बहुत धीमी है, चलो 3 लड़ाइयाँ एक साथ करते हैं। गोल्डन एज चिल्लाया, बस अब मेरी बारी। सिंह ने उसे रोक दिया। मैं बैटलफील्ड में तो आवाज़ गूंजी, ज़मीन तक कांपने लगी। एक क्रीचर बाहर आया। उसके शरीर पर ब्लैक मिस्ट थी, लेकिन उसके चारों तरफ ब्लड रेड लाइट एक रिंग की तरह चमक रहे थे। ये कोई साधारण चीज़ नहीं थी। अनगिनत जीवों की ऐसे ही नहीं मिलती, कई लोगों का खून बहाना पड़ता है। 9 हेवन टेनर्स के लोग आवाज़ के तरफ देखते हैं कि एक इमॉर्टल गोल्ड इंसर्ट शिप तैर रही थी, जिस पर एक सुप्रीम बीइंग थे। कुछ लोग को लगा ये सिंह की आवाज़ है, तभी इधर देखो, ये मैंने कहा। सभी चौंक गए। अरे यार देखो, इन लोगों ने ना एक से साथ मतलब 2-2 चैप्टर को पूरी तरह से मिक्स कर दिया है, तो इस वजह से ऐसा हो सकता है। तो चलिए शुरू से इस नए चैप्टर को एक्सप्लेन करते हैं। एक ब्लैक सर्कल से एक उसके पास खड़े लोग, लगभग 10 से ज़्यादा फॉरेन यंग मॉन्स्टर। उनकी प्रेजेंस ऐसी थी जैसे डेमोनिक स्क्वाड खुद उतर गए हों। जैसे ही वो आगे बढ़े, ज़मीन पर बड़े बड़े क्रैक्स पड़ने लगे। उनकी आइज़ में सिर्फ एक ही इमोशन था, मानो ये सभी लोग उनके लिए शिकार हों। 9 हेवन टेनर्स के सभी वॉरियर्स के लिए ये बहुत बड़े इंसल्ट था। हर कोई गुस्सा हो गया था। पर्पल सन हेवनली मोनार्च, जो पहले से ही सी हाउस से हार गया था, अपनी डिफीट को शैडो तोड़ना चाहता था। इसलिए सबसे पहले वो बैटलफील्ड पर आया और गर्जा, कौन है जो मेरे खिलाफ लड़ेगा? उसके आवाज़ में गुस्सा, दर्द और डिटर्मिनेशन सब था। डोजन से ज़्यादा फॉरेन इंजीनियर्स हवा को चीरते हुए नीचे आए। कुछ हैंडसम, कुछ टेरिफाइंग और कुछ इमॉर्टल जैसे प्रेजेंस वाले, लेकिन सब एक ही कॉमन ट्रेट, एक्सट्रीमली लाइफ फोर्स प्लस पावरफुल सोल प्रेशर। जैसे ही वो उठे, हवा हिलने लगी, पहाड़ तक टूट गए। फॉरेन फाइट का सबसे पहले एक टेरिफाइंग क्रीचर, स्नेक, हाफ बॉडी स्नेक की तो हाफ बॉडी विंग्स की, हाफ डिवाइन विंग्स, शाइनिंग टेल। इसका नाम सुनते ही सेक्रेड एकेडमी के लोगों में चेहरे उतर गए। ये किंग रेस में काउंट होता है। फिर एक गोल्डन हेयर्ड फीमेल आई, लंबे गोल्डन बाल, हॉर्स और डिवाइन फेदर्स, उसकी रॉयल ब्लड लाइन बताते हुए गोल्डन डेविल बर्ड, एक ऐसा रेस जिसे स्क्रीम प्रिमोडियल स्पिरिट तोड़ देता है। लेजेंड्स के मुताबिक इमॉर्टल एंशिएंट एरा में रेस ने बहुत तबाही मचाई थी। आज वो फिर से वापस आए हैं। उसने एक स्माइल के साथ कहा, छोटे बच्चे, कोशिश करना बेकार है। एक परफेक्ट सीड को स्टडी करो जाकर। ये लाइन सुनकर सब समझ गए वो हमारे अनमैच्ड सीड्स के पीछे पड़े हैं। फिर वर्ल्ड हिलने लगा। 6 लेग्ड मॉन्स्टर आया, बॉडी पर किलिंग स्कारलेस, पीछे फ्लेमिंग एलिगेटर टेल, वॉइड बीस्ट किंग बाहर आया। ये स्पिरिचुअल लॉस के मास्टर था, वॉइड में फ्रीली ट्रैवल करता था। ये बीस्ट वॉइड किंग था। याद है कि इससे पहले कई एपिसोड्स पहले सियाह ने एक बीस्ट को मारा था, हेवनली वॉइड बीस्ट को। शायद तक ये वही इसमें किसी होगा। फॉरेन फाइट के जीनियस पर्पल सन को घूरने लगे। सिर एरोंग क्या ना लिखा है यार, इसको पहले मैं लूँगा। नहीं, ये सीड मेरा है। डोंट फाइट मी ओवर माई प्रे। अरे ऐसा लग रहा है जैसा यार ये सभी किसी लड़की के लिए लड़ रहे हैं भाई। पता है,
इस टेंशन में हमारी साइड के जीनियसेस भी भागे। कीगू, लानवियान, 10 क्राउन किंग, लूजुआन, ग्रेट एल्डर सीए, निंगचुआन और कई। सबसे लास्ट में सी हाउ भी आगे आया। उसकी आंखों में कामनेस और कैलकुलेशन। वो ऑब्जर्व कर रहा था फॉरेन यंग जनरेशन्स को कि उनकी पावर कितनी है। सबसे डेंजरस बात यह थी कि फॉरेन क्रिएचर्स के पास एक टेक्निक थी जो किसी भी वॉरियर के अंदर एंशिएंट सीड को डिटेक्ट कर लेती थी। इसलिए वो लानविया, लू होंग, 10 क्राउन किंग। तो गाइस सभी युद्ध में एक साथ टूट पड़े। इधर सभी ने एक ने हेवनली हॉन्ट एंड किंग को टारगेट किया और सभी यंगस्टर्स एक साथ टूट पड़े। तभी सी हाउ ने अपना सबसे पावरफुल अटैक किया। ये कोई मामूली अटैक नहीं था, ये था ग्रुप इनहेलेशन। अब फाइट हो चुकी थी स्टार्ट, तो चलिए देखते हैं कि क्या होगा फाइट का रिजल्ट। तो इसी के साथ इस एपिसोड को एंड करते हैं। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और कल वीडियो शाम को ही आ पाएगी। हो सके तो मैं 2 वीडियो लाने की ट्राई करूँगा। क्या है कि कल कुछ कह नहीं सकते, लेकिन संडे को हो सके तो 3 वीडियो आएंगी। 2 30 मिनट प्लस, एक 15 मिनट प्लस करके 3 वीडियोज़ लेकर आऊँगा। और संडे को हो सके तो एक वीडियो डैन वर्ल्ड डिफाइंग डैन गॉड का भी आ सकता है। ठीक है, तो देखते हैं क्या करना है दोस्तों। मिलते हैं फिर कल, तब तक के लिए गुड बाय।